डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। उम्मीद करता हूं कि आपकी पीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम की प्रिपरेशन है एकदम सही दिशा में चल रही होगी। और इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये एकदम आपका लास्ट फेज है, लास्ट स्टेज है, जो कि आपका एग्जाम बेहद नज़दीक है और ज़्यादा समय नहीं है। और ये जो समय है बेहद बेहद क्रूशियल है आपके लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना है, एकदम रिलैक्स रहना है और केवल अब आपको रिवीजन पे फोकस करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। नया पढ़ेंगे दिमाग इधर उधर जाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। फोकस कीजिए कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपके पास कंटेंट है पर्याप्त है, बस उसी को रिवाइज करना है। किसी ने सही कहा है कि एक 10 बुक एक बार पढ़ने के बजाय आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। ठीक, एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िए, ये बात एकदम सत्य है। इसलिए पीपीएससी टीआरई 3 खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग आज का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये मॉडल पेपर नंबर 3 है। खास बात इसमें यह है कि 5 ऑप्शंस पर आधारित है, जो जैसा कि बीपीएससी हूबहू आपसे प्रश्न पूछता है उसी आधार पर, जिस प्रकार आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर लेकर बैठते हैं उसी प्रकार ये मॉडल पेपर भी है। इसलिए आपकी दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है, चलते चलते नहीं स्टार्टिंग है, कि आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा जनरल विल की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक, यानी रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसका सामाजिक समझौते का या जो राज्य है या संप्रभुता है वही केंद्र बिंदु है। सामान्य इच्छा में ही सब कुछ है। यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच में जो भी अच्छा है वो सामान्य इच्छा है, यही उसकी संप्रभुता है, वही राज्य की शक्ति है। और याद रखिएगा जो रूसो है उसकी फेमस पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये लोकप्रिय संप्रभुता का जनक हुआ। ठीक, तो इसके बारे में कथनों पर विचार करना है। तो रूसो ने सबसे पहले जनरल विल की अवधारणा के बारे में अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान में लिखा। ये कथन सत्य है आपका। वह जोर देकर कहते हैं कि जनरल विल की व्यापकता संख्या की बात नहीं है जितनी की आंतरिक गुणवत्ता और अच्छाई की है। ये कथन भी सत्य है। जनरल विल को संप्रभु और व्यक्तियों को जनरल विल में सहभागी बनाकर रूसो ने स्वतंत्रता के साथ अधिकार को समेट लिया। ये भी कथन सत्य है। तीनों कथन सत्य है रूसो के बारे में, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा कि जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अवस्था में होने वाली असुविधाओं में से एक नहीं है। यानी जॉन लॉक जो आपका प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता, उदारवाद का जनक, और उसकी एक फेमस पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध, ये भी फेमस पुस्तक है। तो उसकी प्राकृतिक अवस्था में कौन सी असुविधा होती थी, उनमें से कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कि 3 प्रकार की असुविधाओं की बात करता है। वो कहता है समाज तो है, वो यानी लॉक की जो समझौता है दोहरी समझौता है, एक राज्य समाज निर्माण की और एक राज्य निर्माण की। तो समाज तो है, लेकिन समाज में कानून बनाने वाली संस्था, उसकी व्याख्या करने वाली संस्था और उसके अनुसार कार्यपालन यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अभाव है। इस वजह से समाज व्यवस्था गड़बड़ है। तो राजनीतिक व्यवस्था की इसी आधार पर डिमांड करता है। सिविल सोसाइटी की बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। ऐसे ही इसके बारे में कुछ फेमस तथ्य हैं जो मैंने आपको बताया। तो कानून घोषित करने के लिए विधायिका का प्राधिकरण की आवश्यकता, ये तो असुविधा थी, ये भी सही है। और दूसरा निष्पक्ष न्यायाधीश का कानून के उल्लंघन के मामलों में फैसला करना, इस चीज का भी अभाव था। यह लगातार युद्ध की स्थिति थी, बिल्कुल नहीं। जो उसका प्राकृतिक अवस्था शांति एवं सहयोग की अवस्था है, ये जो अवस्था है हॉब्स की अवस्था है, जो कि ये सत्य नहीं है। तो सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स के लिए उपयुक्त नहीं है या अनुपयुक्त है, या उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना आपको। मनुष्य ने केवल एक समझौता किया, ये कथन सत्य है।
हॉब्स के सामाजिक समझौते में इकहरी समझौता है। मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। मनुष्यों को शासक को नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। उसका ये कहना था, एक बार जब लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण कर लिया, संप्रभु को सभी अपनी शक्तियां सौंप दी, तो उनको कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता कि उनसे उसकी शक्तियां छीने। इस वजह से उसका जो शासक है, जो राज्य है, जो संप्रभु है, बेहद बेहद निरंकुश हो जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इसमें सत्य नहीं है। वह समझौता एक पक्षीय था, बात सही है, हॉब्स का समझौता एक पक्षीय था। तो बी ऑप्शन सत्य नहीं है, अनुपयुक्त है हॉब्स के बारे में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि, याद रखिएगा, हॉब्स एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण विचारक है सामाजिक समझौते का, जिसमें ये पहली बार उस युग में व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। वो कहता है कि उसकी जो प्राण है, दैहिक है या प्राण की जो रक्षा है, वो उसका प्राकृतिक अधिकार है, आप उससे छीन नहीं सकते। इस अवधारणा का व्याख्या करने वाला हॉब्स पहला विचारक हुआ। यानी व्यक्ति के अध्ययन, व्यक्ति के कहने मतलब व्यक्ति का जो अध्ययन उसने केंद्र में रखा, व्यक्ति के अध्ययन को केंद्र में रखा, यानी व्यक्ति अपने समस्त सिद्धांतों का निर्माण व्यक्ति के लिए करता है। लेकिन वो क्या होता है, इतना निरंकुश हो जाता है, तो इस वजह से व्यक्तिवाद का संरक्षक होने के बजाय वो और निरंकुश हो गया। लेकिन पहला व्यक्तिवादी विचारक आपका हॉब्स है। इतना था कि हॉब्स को व्यक्तिवादी इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। ये कथन आपका सत्य है। वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं। वह राज्य के विरोध की बिल्कुल अनुमति नहीं देता है। वह राजा के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है? ये भी नहीं है। तो इसलिए व्यक्तिवादी है क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र राज्य और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है और लिखित संविधान है। तीनों ही संघीय शासन व्यवस्था में, ये भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में उपलब्ध है। और आपसे पूछता है कौन सा नहीं है, याद रखिएगा नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन बार बार जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर 5 ऑप्शंस में। देखिए इसमें क्या पूछा है, संघात्मक लक्षण भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है। तो चूंकि ये तीनों ही उपलब्ध हैं, तो ऑप्शन कुछ ऐसा असत्य है नहीं, ई होगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी राज्य की विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? यानी जो राज्य के जो विधानसभा है उसके समस्त कानून बनाने की शक्ति जो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वो केंद्रीय विधायक यानी संसद को सौंप सकता है? याद रखिएगा, ये अधिकार जो है उसका राष्ट्रपति शासन है, और राष्ट्रपति शासन से जो अनुच्छेद संबंधित है 356 है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, 7वां प्रश्न, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? तो जो सामूहिक से सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी है, इसका सिद्धांत यह है कि उस समूह के, उस संगठन या उस समूह में किसी एक देश पे अन्य कोई राज्य आक्रमण करता है, हमला करता है, तो इस माना जाएगा वो सभी पर हमला है। एक सभी के लिए, सभी एक के लिए, ये सिद्धांत इसमें शामिल है। तो इसकी शुरुआत कब से माना जाता है, कौन से इसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ? तो ये हुआ आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया वो प्रश्न है। तो कई लोग इसको राष्ट्रपति लगा देंगे या प्रधानमंत्री लगा देंगे। समझने की बात है कि जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष आपका गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सी। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अमेरिकी संघीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये देखिए, राज्यों की शक्तियां अपरिभाषित है परंतु असीमित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ऑप्शन देखिए आप, कि राज्यों की शक्तियां अपरिभाषित है परंतु असीमित नहीं है। यूएस की यानी
संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है थोड़ी सी विचित्र है। जो भारतीय संघीय व्यवस्था का ये कनाडाई संघीय व्यवस्था पर आधारित है। तो राज्यों की शक्तियां तो अपरिभाषित हैं, लेकिन परंतु असीमित नहीं है। इसलिए अपरिभाषित कहा जा सकता है क्योंकि यूएस में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है? राज्यों के पास है। इसलिए ये भी सत्य है। सब राज्यों का अधिकार समान है और सीनेट में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। बात सत्य है। 50 राज्य हैं और सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य शामिल हैं, इसलिए सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? 100 हो जाती है। ठीक, तो ए और बी सही है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के बारे में तीनों कथन सही है। ये पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित कौन भाग नहीं लेते हैं? भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल शामिल, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं निर्वाचक मंडल में? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये याद रखिएगा, तीन लोग इसमें शामिल हैं इसके निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के। लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें क्या हुआ? सी, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पर नेक्स्ट है 11, जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है। जो आपकी पीआईएल्स है, पब्लिक इंटरेस्ट एजिटेशन जो है पीआईएल, जो जनहित याचिका है इनका आधार कानूनी अधिकार कहाँ पाया जाता है? न्यायिक निर्णय में, संसदीय कानून में, स्वयं संविधान में या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका जो कानूनी आधार है स्वयं संविधान में भी है, तो सी राइट आंसर होगा डीपीएसपी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। अपक्षय सिद्धांत, ठीक, ये सिद्धांत दिया गया दादा भाई नौरोजी का, सही है। पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मांग की मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, सत्य है। विधानमंडल में प्रवेश सीआर दास जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं ये, ठीक। तो सभी सुमेलित हैं, कौन सुमेलित नहीं है ये कहेगा। इसका राइट आंसर होगा ई, प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, इस बात पर का समर्थन किसने किया है? हॉब्स, बोदा, बर्ग, इन तीनों में से कोई नहीं। इसका समर्थन करने वाला इमैनुअल कांट हुआ, ठीक। तो चूंकि ऑप्शन में है नहीं, ई ऑप्शन सही हुआ, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने किस पत्रिका को प्रकाशित किया? उसका नाम क्या था? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में निवास कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? भारत में पूछा जाता है कि अफ्रीका में निवास के दौरान किन पत्रिकाओं को उन्होंने संपादन किया और भारत में निवास करने के दौरान किन पत्रिकाओं का संपादन किया। उसमें से साप्ताहिक कौन सी थी, दैनिक कौन सी थी, मासिक कौन सी थी, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो गांधी जी अपने अफ्रीका निवास की अवधि में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो सी ऑप्शन सही होगा, इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है? 16 है क्वेश्चन नंबर 15। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अभिप्राय ये है कि ब्रिटिश वह लेख जो इसके अंतर्गत देशी राज्यों का भारत में संघ में प्रवेश हुआ। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है आपका, जितने भी देशी रियासतें थी इनके माध्यम, इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से भारत में विलय किया गया। खासकर ये मामला आप जम्मू एंड कश्मीर के मामले में देख सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं? तो सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक की जो लेखक हैं कौन है? मार्टिन कप्लान, डेविड ईस्टनी, रॉबर्ट कोहेन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके मार्टिन कप्लान, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्न में से किसी एक देश में संसदीय और अध्यक्षित
तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है, यानी किस देश में कि संसदीय शासन व्यवस्था भी है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक, किस देश में? और क्वेश्चन देखिए बीपीएससी टियर 2 का प्रश्न है, तो ये है आपका फ्रांस में। यहाँ मतलब संसदीय शासन व्यवस्था का भी गुण विद्यमान है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का, इसे अर्ध अध्यक्षात्मक अर्ध संसदीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो फ्रांस में ये व्यवस्था लागू है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि भारत के एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। भारत के एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है? याद रखिएगा, ये संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से अनुच्छेद 368 में दी गई संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से, जिसे सामान्य बहुमत के आधार पर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, उसकी मतलब कि उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है या विलोपित किया जा सकता है, नया राज्य बनाया जा सकता है सामान्य बहुमत के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जाता है जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त को अब उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? ठीक उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिस प्रक्रिया के आधार पर उसको पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? ये प्रश्न बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है कौन है? ये है मेटलैंड है, ऑप्शन ए। मेटलैंड और बकल जो है ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम सत्य है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का सिद्धांत जेंक्स के द्वारा दिया गया सही है, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा दिया गया। तीनों कथन सम्मिलित हैं, कौन से इसमें से सही नहीं है? क्योंकि तीनों सही हैं तो ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई इसमें से गलत कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से नौ यथार्थवाद के सिद्धांत का अग्रणी कौन है? यानी जो न्यू रियलिस्टिक अप्रोच है, न्यू रियलिज्म है, उसका अग्रणी प्रतिपादक कौन हुआ? मार्गेंथाउ, केनेथ वॉल्ट, रॉल्फ प्रेपिस। तो मार्गेंथाउ जो है आपके यथार्थवाद के प्रणेता हैं, लेकिन केनेथ वॉल्ट जो है आपके नौ यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक हैं, अग्रणी विचारक हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केनेथ वॉल्ट। 23 देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का शक्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है, किस पर बल देता है? सार्वभौमिक नैतिक नियमों पर, सार्वभौमिक राजनयिक नियमों पर या सार्वभौम राष्ट्रीय नियमों पर? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो शक्ति सिद्धांत है वो सार्वभौम राजनयिक नियमों पर बल देता है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की आपको मैच करना है। मार्गेंथाउ ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो याद रखिएगा यथार्थवादी सिद्धांत दिया मार्गेंथाउ ने। मार्टिन कप्लान ये आपका व्यवस्था सिद्धांत, सिस्टम थियरी या तंत्र सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। और इमाइल बर्ड, रॉबर्ट कोहेन और इमाइल बर्ड, बर्नार्ड कोहेन, चेस्टर बर्नार्ड और कोहेन, ये आपके निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग से संबंधित है, और इमाइल बर्ड गेम थियरी यानी खेल सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन निर्णय निर्माण सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? यानी डिसीजन मेकिंग थियरी का समर्थक कौन है? नहीं है स्नाइडर, टूक, राइटर। तीनों ही आपके जो है निर्णय निर्माण सिद्धांत का समर्थन करते हैं, तो ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 26 है, खेल सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खेल सिद्धांत जो गेम थियरी है, इसको भी थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं गेम थियरी से। तो यह सिद्धांत रणनीति को स्वीकारता है, सत्य है, और यह प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को मानता है, सत्य है। यह सत्य से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए डी राइट आंसर होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
27 निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ या लीग ऑफ नेशन। तो आपका दो इनमें से दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ है, आईपीओ। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका जरूर यूनाइटेड नेशन से होगा, यानी यूएनओ से होगा, ठीक। और आपसे गुजारिश है प्यारे साथियों कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम लोग बीपीएससी, खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के तमाम प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अन्य राज्यों के भी पीजीटी स्तर के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व किए वो आपके एग्जाम के लिए एकदम बेहतर साबित हो सकता है अगर आप वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें तो, ठीक। इसलिए आप चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए इसका ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बन जाता है 28 वर्साई की संधि कब हुई? जून 1919, जून 1920, जुलाई 1920 या जून 1920। तो वर्साई की संधि जून 1920 को संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 वुड्रो विल्सन किस विचारधारा से संबंधित थे? वुड्रो विल्सन जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, अपने विभाग में विभागाध्यक्ष यानी एचओडी हुए और बाद में क्या बने? यूएसए के प्रेसिडेंट बने और ये आदर्शवादी अंतरराष्ट्रीयतावाद के समर्थक थे, आइडियलिज्म। और ये खास पर एक और बात जान लीजिए, ये लोक प्रशासन के जनक भी हैं। ऑप्शन ए सही होगा, आदर्शवादी अंतरराष्ट्रीयतावाद के समर्थक हैं ये, ठीक। 14 सूत्रीय सिद्धांत भी इन्हीं का है। क्वेश्चन नंबर 30 किस राष्ट्र ने राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं ली? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ब्रिक्स में से एक से अधिक कोई नहीं। लीग ऑफ नेशन की सदस्यता किसने नहीं ली? ये लीग ऑफ राष्ट्र संघ बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन की सदस्यता किसने नहीं ली? तो जापान ने लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में हेजीमोनी का सिद्धांत प्रतिपादित, यानी वर्चस्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया? राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में वर्चस्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हेराल्ड जोसेफ लास्की, एंटोनियो ग्राम्सी या जॉन रॉल्स। तो हेजीमनी का सिद्धांत, वर्चस्व का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं आपके एंटोनियो ग्राम्सी। प्रिजन ऑन नोटबुक इनकी फेमस पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 32 किसने व्यंग्य में महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी? ये भी अर्धनग्न फकीर किसको कहा जाता है और ये संज्ञा या उपनाम किसने जोड़ा? ये जोड़ा था आपके कौन? न तो रूजवेल्ट, न ही स्टालिन और न ही फिदेल कास्त्रो, ये जोड़े थे चर्चिल में होते। ऑप्शन ई सही होगा, में से कोई नहीं, ई सही होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है 33 5 मार्च 1931 कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? कराची कांग्रेस, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना या गांधी इरविन समझौता। तो 5 मार्च 1931 को जो घटना घटी कौन सी है वो है दांडी मार्च, ठीक। गांधी इरविन समझौता तो इसके 5 मार्च सॉरी ये गांधी इरविन समझौता ही है, ये सी सही होगा, सी 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है कि 34 समाजवाद के बारे में किसने कहा है कि यह एक टोप की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि इसे हर कोई पहनता है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, आपको भूलना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ अभी। ये प्रश्न आपका जरूर आएगा और नहीं आएगा तो फिर इससे रिलेटेड कोई जरूर प्रश्न आएगा। समाजवाद, मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्स से या एंजल से या लेनिन से संबंधित। तो किसका कथन है? ये रैमजी म्यूर का कथन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आपका कहाँ है? ये है आपका
दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? किस अधिवेशन में? तो ये हुआ आपका कोलकाता अधिवेशन 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में संशोधन में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान संशोधन में शामिल है? बीपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीएस के लिए भी और आपके सब्जेक्ट के लिए भी। तो एक तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन में कौन कौन शामिल होता है? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अपने उस पर मुहर लगाता है, 3 लोग शामिल होते हैं। आपसे पूछा है कौन शामिल होता है? एक तो राष्ट्रपति, ठीक, और आपका संसद, ठीक। तो एक से अधिक सही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है 38, 1990 के बाद भारतीय राजनीति के काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1990 के बाद भारतीय राजनीति में कौन सी घटना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? इसके बारे में कथन कौन सा सही है 90 के बाद या 90 के दशक में? यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, कथन सत्य है। यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का योग भी है, ये भी कथन सत्य है। यह गठबंधन सरकारों का योग है, तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? अतुल कोहली, भानु प्रताप मेहता, महेंद्र सिंह। याद रखिएगा, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लिखने वाले हैं प्रताप भानु मेहता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस देश ने आरंभ से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू किया? ये वयस्क है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो किसने लागू किया? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार एक ही बार में। ये आपका इकलौता भारत है कि एक ही बार में इसने स्त्रियों को, नारियों को या पुरुष को या जो भी इसके लायक हैं सभी को एक साथ उसने मताधिकार का कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया। लेकिन अमेरिका और चीन में ऐसा नहीं हुआ, टुकड़ों में मिला। कुछ समय पहले पुरुषों को मिल गया, फिर उसके बाद महिलाओं को मिला, फिर उसके बाद अश्वेतों को दिया गया, यानी टुकड़ों में दिया गया, रुक रुक के दिया। लेकिन भारत एक ऐसा देश हुआ इन दोनों के बीच कि एक ही बार में सबको सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान कर दिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भारत। नेक्स्ट है 41, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रभाषा का जो दर्जा है किसको मिला है? ऐसा कोई राष्ट्रभाषा नहीं, वो राजभाषा है, ठीक। राष्ट्रभाषा भी किसी को मिला नहीं है, तो राजभाषा आप कह सकते हैं, ऑप्शन ई कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने किया? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत, इसी को उपयुक्तवाद बोलते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाला हुआ अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सिद्धांत बेंथम, जो कि एक उपयुक्तवादी विचारक था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, उपयुक्तवादियों ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का कार्य है? संविधान का कौन सा एक कार्य है? स्थिरता प्रदान करना, राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना, शक्ति का गठन करना, भी सही है। गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना, शक्ति का गठन करना नहीं होगा, याद रखिए। संविधान का शक्ति का गठन करना नहीं है, ठीक। स्थिरता प्रदान करना है, राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना और गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना, इसलिए हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 44 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कैबिनेट में प्रथम महिला थी? भारतीय कैबिनेट में प्रथम महिला होने का जो प्रथम महिला कैबिनेट होने का जो गौरव प्राप्त है उनको किनको? तो राजकुमारी अमृता कौर को, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सरोजिनी नायडू ऐसी प्रथम महिला है जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी और पहली बार में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने शक्ति के उत्पादक पक्ष पर बल दिया है? मिल, मार्क्स, लासवेल। तो शक्ति के उत्पादक पक्ष पर बल देने वाले कार्ल मार्क्स हुए। क्वेश्चन नंबर 46 है, यह कथन किसका है कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है? ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है, किसका कोट है? मकाईवर, अरस्तु, लास्की।
तो ये कथन आपका मैकाइवर का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मैकाइवर। अगला प्रश्न देखिए 47, विशिष्ट वर्ग के संचरण इन सर्कुलेशन ऑफ इलीट की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? विल्फ्रेड पेरेटो, गिटानो मोस्का, मैक्स वेबर या इनमें से कोई नहीं? 47 का राइट आंसर होगा विल्फ्रेड पेरेटो, सर्कुलेशन ऑफ इलीट की अवधारणा पेरेटो के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक का यह विचार था कि समानता स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं? ये भी आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इसके समर्थक कौन से विचारक हैं और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस सिद्धांत के समर्थक कौन से विचारक हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे पूछ दिया यहाँ, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन, कार्ल मार्क्स या लास्की? ये कथन आपका स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, इसका कथन है तो लॉर्ड एक्टन का। क्वेश्चन नंबर 49, किसने हॉब्स के लेवियाथन को राजनीतिक दर्शन की महानतम रचना कहा था? ऑक्सफोर्ड, क्लेरेंडन, सेबाइन? तो हॉब्स के लेवियाथन के राजनीतिक दर्शन को महानतम रचना किसने कहा? ऑक्सफोर्ड ने कहा था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ था। यह शब्द किसके हैं? अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? ये कथन है आपका प्लेटो का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु की वाले अपने यथास्थिति बालक के प्रतिपालने के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 84वें संविधान संशोधन, 85वें, 86वें संविधान संशोधन या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो सी ऑप्शन सही होगा, 86वें संविधान संशोधन। 52 देखिए कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की खोजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की? तो उद्देशिका जो है संविधान निर्माताओं के मन की खोजी है 21वां नंद भारतीय बनाम केरल राज्य में, ऑप्शन सी, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। 53 संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 56 और 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है? किसमें? अनुच्छेद 169, 170, 171 या एक से अधिक कोई नहीं? वो आर्टिकल 169, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो राधा कृष्णन, ये आपके जब राष्ट्रपति बने तो वर्तमान उस समय उपराष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी, तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, दादर एवं नगर हवेली भारत के किस उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं? बम्बई, उड़ीसा, गुजरात? तो ये बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 58, भारत का कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान करने से संबंधित है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280 या 282? याद रखिएगा, इस सहायता अनुदान से संबंधित कौन है? याद रखिएगा, अनुदान देने की सिफारिश केंद्र को कौन करता है राज्यों के मामले में? तो वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? 280 में है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से आपने संसदीय शासन प्रणाली ली है, विधि का शासन लिया है, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था नहीं लिया है। ये आपने कहां से लिया? ये अमेरिका के संविधान से लिया, तो सी, ये भारत ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अध्यक्ष की संस्था।
60 देखिए, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालय में सुने जाने का अधिकार होगा। ये कथन उसका सही है। यह अपना कर्तव्य निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा, गलत है। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल नहीं। केवल ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि किसी भी न्यायालय में सुने जाने का अधिकार होगा उसको। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन से संशोधन राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करने का प्रयास किया? यानी किस संविधान संशोधन के तहत राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया? ऑप्शन देखिए, 42 में, 62 में या 44 में, ठीक, या एक से अधिक कोई नहीं। तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन जो है आपका किससे संबंधित है? राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करने से। चूंकि ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं, ठीक। 62 देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा राज्यपाल के पद की समाप्ति का सुझाव दिया गया? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग या राजमन्नार आयोग? तो राज्यपाल के पद को समाप्त करने का सुझाव राजमन्नार आयोग के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्नकाल का क्या अर्थ है? क्वेश्चन आर का क्या अर्थ है? दोनों सदनों की बैठक का पहला घंटा, बैठक का दूसरा घंटा या बैठक का वह काल जो दोपहर से संबंधित हो। तो प्रश्नकाल का है जो ये है, बैठक का वह काल जो पहला, दोनों सदनों में पहला बैठक का पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होता है, 11 से 12 चलता है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64 कि निम्न में से कौन सा एक कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कि संघीय कार्यपालिका और गवर्नर और काउंसिल से मिलकर बनती थी, गलत। प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर और विधानमंडल के निम्न सदन से मिलकर बनते थे, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद संघीय सभा से मिलकर बनते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 65, जर्मनी का चांसलर निर्वाचित होता है किसके द्वारा? याद रखिएगा, जर्मनी का जो चांसलर होता है बुंदेस्टाग प्रतिनिधि सदन द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उसका जो प्रतिनिधि सदन है बुंदेस्टाग है, लेकिन बुंदेस्टाग जो है उच्च सदन है जर्मनी का, ठीक। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 कि 3 प्रमुख समझौतावादियों के अतिरिक्त निम्न में से क्रमशः किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का पक्ष लिया और किसने अस्वीकार किया? तो प्राकृतिक अधिकारों का पक्ष किसने लिया? थॉमस पेन के द्वारा स्वीकार किया गया, लेकिन इसका विरोध बेंथम के द्वारा किया गया। बेंथम क्या कहता है? प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों से भी बढ़कर बकवास करता है। तो ऑप्शन बी, एक ने समर्थन किया, दूसरे ने विरोध किया, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इनमें से कौन एक विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? रूल ऑफ लॉ से कौन क्लोज रिलेटिव रिलेशन है इसका? न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, शक्ति पृथक्करण। तो विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध किसका है? शक्ति पृथक्करण का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। प्यारे साथियों, गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। 68 निम्नलिखित में से कौन एक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे? एम एन रॉय, यूसुफ मेहर अली या अच्युत पटवर्धन? उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखिएगा एम एन रॉय, यूसुफ मेहर अली और अच्युत पटवर्धन तीनों ही सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जिसका नाम बाद में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। आपका जीएस में भी पूछा जाता है, पिछली बार तो जीएस में ही पूछा गया था और आपका सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक। इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जिसका नाम बाद में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ, उसकी स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाने का सिद्धांत भारतीय संविधान के रचयिताओं ने कहां से लिया है?
तो संघ को निर्देश दिए जाने संघ द्वारा राज्यों को निर्देश करने की जो परंपरा है या सिद्धांत को स्वीकार किया उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 71 उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता और बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपको भूलना नहीं है। 1973 का जो केशवानंद भारती मामला उसमें सिद्धांत का व्याख्या किया गया है। ऑप्शन ई सही होगा, इन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केशवानंद भारती मामला है और ऑप्शन में है नहीं। अगला प्रश्न देखिए 72 कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का नया चार्टर बताया। बेहद महत्वपूर्ण कोट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। तो 1935 के अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहने वाले जवाहरलाल नेहरू है। टीआरई 2 में प्रश्न आया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखिए ये प्रश्न टीआरई 2 में आ चुका है। 73 देखिए मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा कब पारित किया गया। ये इसे अगस्त क्रांति बोलते हैं, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी सही होगा। और इसे संबंधी ऑपरेशन 0 आवर भी है, जिसके तहत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को उसी रात तड़के गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इस वजह से ये जो आंदोलन है एकदम भारत छोड़ो आंदोलन का, ये जो आंदोलन एकदम दिशा विहीन हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। विपिन बिहारी वर्मा, रामलाल प्रसाद, लक्ष्मी नारायण झा। तो ये आपके आंसर होंगे कौन। देखिए ये भी मैं गलत हूँ, ठीक है। किसी को आंसर मिले तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 75 है बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ। बंगाल का एक तो विभाजन कब हुआ और जो विभाजन हुआ उसको लागू कब किया गया। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ उसको कब से लागू किया गया, 16 अक्टूबर 1905 से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए नगर निगम के आम सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। नगर निगम की आम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो नगर निगम के, क्योंकि आप न तो जिलाधिकारी करेगा, न नगर आयुक्त, न ही म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर करता है। तो ऑप्शन ई कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए 77 निम्न में से किसने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा। ये क्वेश्चन भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। दबाव समूह को तीसरा सदन कहने का श्रेय किसको जाता है। तो है एससी फाइनर महोदय, ठीक। और चूंकि ऑप्शन में है नहीं इसलिए ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं। 78 कि निम्न में से कौन से एक बिंदु पर फांसीवाद और साम्यवाद की विचारधारा समान है। फांसीवाद और साम्यवादी विचारधारा किस बिंदु पर समान है। तो इन दोनों का क्या कहना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, वे सर्वाधिकारवादी राज्य के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है यह प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू पॉलिटिक के लेखक कौन थे। प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू पॉलिटिक के लेखक कौन थे। एस ए अल्तेकर, बेनी प्रसाद, के पी जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 80 कि न्याय पंचायत अंग है। तो न्याय पंचायत किसका अंग है, ये आपको बताना है। प्यारे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर 3 का। शहरी स्थानीय निकाय का, शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय स्वशासन का, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का वृत्त में से एक सदी के कोई नहीं। शहरी स्थानीय स्वशासन का किससे संबंध है, सॉरी न्याय पंचायत का अंग, न्याय पंचायत किसका अंग है। तो ये है आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सी। चलिए साथियों ये था आपका पीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 3।
ये आपका मॉडल पेपर था, पेपर नंबर 3, जिसको हमने सॉल्व किया। चलिए आप लोग ठीक ठाक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और आप इस शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन हो। सभी से हम मिठाई खाएं, आप हमको मिठाई खिलाएं, और जरूर आपका होगा। और भरसक प्रयास है कि आप मेहनत कीजिए पॉजिटिव के साथ, नेगेटिविटी से आप दूर रहिए। जितना आप में क्षमता है, किसी में नहीं, ये मान के चलिए जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर मिठाई खिलाएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।